गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू ए फोर्स। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वर्क डन की कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन के अंदर लगते हैं तो आपका वर्क डन क्या होता है बेटा, F इंटू एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं तो आपको पता है कि इन द डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपको क्या पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज वाई वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख जाएं तो वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स विल बी जीरो। तीसरा केस मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सपोज कर लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको जब हम मोशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पे शायद डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अगर हमको पॉइंट ए से, सपोज कर लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहे हैं, अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे आपको सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको देखना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में तो नहीं है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां की जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, माइनस एस बोलूंगा, है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, F इंटू माइनस एस, तो विच इज इक्वल टू F माइनस एफ इंटू एस। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है वर्क डन का व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा याद रखेंगे, व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन फॉर्मूला इज F इंटू एस। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है बेटा, आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका जीरो। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट होते हैं देन योर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, और फोर्थ जो हमने केस डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि व्हेन सम फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन के अंदर है और फोर्स आपका किसी एंगल थीटा के ऊपर लग रहा है। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे कि फोर्स को हम टू कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर रिजोल्व कर लेंगे। ये आपका हो गया क्या, एफ कोस थीटा टर्म, ये हो गया एफ साइन थीटा टर्म। अब हम इस फोर्स को ना देखते हुए इसके कंपोनेंट को देखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके दो कंपोनेंट हुए इस फोर्स के, एक तो एफ कोस थीटा, एक हुआ एफ साइन थीटा। तो आपको पता है कि एफ कोस थीटा की डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो क्या है, एस। तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स विल बी एफ कोस थीटा इनटू एस। और हम अगर इस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट आपका डिस्प्लेसमेंट से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा। तो जब व्हेन सम फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन नेट वर्क डन विल बी एफ एस कोस थीटा। याद रखना है, एफ एस कोस थीटा। ओके, तो बेटा ये चारों केस मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस कर दिए थे और मैंने अभी उनको रिवाइज कर दिया। अभी बेटा मैंने एक प्रॉब्लम आपकी बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, यू नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस केस। और यहाँ पे आपको पॉइंट, ये कोई ट्राइंगल आपको दे रखी है वेज टाइप की, ये कोई आपकी ट्राइंगल है और यहाँ पे पॉइंट बी पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई ब्लॉक है आपका 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और इस 2 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर इस प्लेन के अलोंग द प्लेन हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक on 2 kilogram block when
it comes down from point B to C, point B क्या है बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट है, B to C ड्यू टू, तो B से जब इस यहां से लेके जब B से पॉइंट से चल के जब इस C पॉइंट तक आ जाता है आपका, B से C तक जब आ जाता है आपका, तो इन दैट सिचुएशन आपको वर्क डन निकालना है। ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन की वजह से क्या वर्क डन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या वर्क डन होगा, और फोर्थ आपको बताना है बेटा कि व्हाट विल बी द नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज। ये चारों पार्ट्स आपको करने हैं। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा सभी बच्चों को कि आप नो मैटर कि आप घर पे वीडियो देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बेटा आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो हम कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो बेटा आपको पता है, सपोज कर लीजिए कि ये सिचुएशन ना हो तो ओके, कुछ ऐसा होता, ये जैसे कि mg 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, ये पॉइंट ए था, ये लेट्स से ये बी था पॉइंट, और ये था आपका सपोज कर लीजिए 5 मीटर था आपका। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे अगर वर्क डन निकालते तो कितना आता बेटा, तो आप कहते हैं कि 2g नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, 0 होगा। इस केस के अंदर बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हम निकालते तो आप कहते हैं सर नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन ड्यू टू दिस नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा आपका, 0, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगता, उसकी वजह से आप डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकालते, तो आप कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है, वर्क डन कितना होता है, F इंटू एस, 5 इंटू 5 25 जूल, ये होता। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल केस जब आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल में, जब आपका कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब था ये। इस केस के अंदर हम कैसे करेंगे, तो बेटा जो डेफिनेशन हमको वर्क डन की दी गई है हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करते हुए ही हम सभी वर्क डन यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं बेटा इसको साइड वाले को मिटा देता हूँ, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और साइड में मैं पूरा निकालता हूँ। अभी बेटा सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। तो बेटा वर्क डन क्या होता है आपको पता है, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अंदर होगा, तो आप कहेंगे सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो कहीं इस डायरेक्शन के अंदर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ओके, ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये 10 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, आप कहेंगे हाँ सर ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। तो व्हाट विल बी द वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर, वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट केस के अंदर आपका जो वर्क डन आएगा वो आपका आ जाएगा बेटा क्या, F इंटू एस, ओके, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू एस। फोर्स तो आपको दे रखा है बेटा 10 न्यूटन है, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ रहा है आपका ब्लॉक, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी, ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां से यहां तक बी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी, ये बी से सी तक की ये जो लेंथ होगी, यही पार्टिकल की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब आप कैसे निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस बी से सी तक, आपको ये वाली हाइट दे रखी है 3 मीटर, ये वाली हाइट आपको ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से बेटा ये वाली लेंथ निकाल देंगे आप। तो ये वाली जो आपकी लेंथ आएगी हाइपोटेनस की, ये वाली जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, वो आपकी आ जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू √25, ओके, तो √25 आपको होता है 5 मीटर। तो बेटा ये वाली लेंथ भी हमने निकाल दी विच इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं वर्क डन ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स। तो बेटा वर्क डन कितना होगा ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, तो वर्क डन ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स हम आपका कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन लग रहा है, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा F इंटू एस। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, F की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन
डिस्प्लेसमेंट कितनी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 5 मीटर, तो वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 50 जूल आ जाएगी। ओके, सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बेटा सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगी इस केस के अंदर। तो आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, mg के इक्वल होता है। और हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा इसको सोल्व करने के काफी तरीके हैं, मैं दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता देता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया बेटा, F इंटू जी, तो ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, दोनों आपके सेम डायरेक्शन में लग रहे, तो F इंटू एस, परपेंडिकुलर है तो 0, किसी एंगल थीटा पे है तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्स की जो आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। अब यहां पे आप कई तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक तो क्या है कि आप ये देखिए, ये फोर्स आपका लग रहा है फोर्स mg, अब ये ना तो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ये है अलोंग द प्लेन, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको क्या पता है बेटा, मैंने वर्क डन की जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन पे जाते हैं। उस डेफिनेशन में दिया था मैंने आपको, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये बताइए, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में। जब आपका पॉइंट ये जो ब्लॉक है बी से सी तक चला जाएगा, तो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स की डायरेक्शन में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा आप अगर सोच के देखेंगे इसको, तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो मेरा होना चाहिए वो होना चाहिए किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रुकिए मैं एक बार थोड़ा सा, चलो बेटा ये क्वेश्चन में मैं मिटा देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन आप याद रखिए। आपका ये था ब्लॉक, ये था आपका सिस्टम मैंने दे रखा है, तो बेटा ये सिचुएशन जैसे मैंने आपको दे रखी है, यहां पे ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट ए था। अब आपको क्या पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो लगा है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और आपका ब्लॉक कैसे जा रहा है, पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ और पॉइंट सी तक गया, यहां तक गया। मेरे को क्या देखना है कि इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि वही जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की, वही क्या होगा आपका वर्क डन होगा। तो जब पार्टिकल जब आपका यहां से यहां तक आया है, तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है, तो आप कहेंगे सर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमारा पार्टिकल ये यहां तक है, तो ये इस डायरेक्शन में हमें देख लूंगा वाई एक्सिस पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपका जो पार्टिकल मूव हुआ है बेटा, वो आपका कितना हुआ है, इस हाइट h के इक्वल हुआ है ना। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है बेटा नीचे की डायरेक्शन में mg। आपको क्या पता है वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है वो किस डायरेक्शन के अंदर देखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है। तो बेटा पहले केस में तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने देखा ही कितना गया आपका 5 मीटर चला गया, तो आपने वर्क डन निकाल दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को इसी डायरेक्शन में देखना है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है। तो इस डायरेक्शन में जब मैं देखूंगा नीचे की डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि ये आपका ब्लॉक यहाँ से आके पॉइंट ए तक पहुंचा है, तो नीचे की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया इसने, तो आप कहेंगे नीचे की डायरेक्शन देखने के लिए मैं ऐसे देखूंगा वाई एक्सिस पे ये वाला आ गया, तो नीचे की डायरेक्शन में इसने ये हाइट h कवर की, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर।
ओके, तो आपका जो वर्क डन आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, mg इंटू एच। और h क्या है यहाँ पे बेटा, जो हाइट आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 3 मीटर। तो वर्क डन आप लिख देंगे, वर्क डन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की वैल्यू कितनी है बेटा 2 किलोग्राम, ग्रेविटी की 10 ले लेते हैं, हाइट h की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर। तो वर्क डन आपका आ जाएगा कितना बेटा इस केस में 60 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेटा हमेशा याद रखिए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, mgh। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट के ऊपर है, तो वही आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। एक बेटा आप निकाल सकते हैं किससे, कोस थीटा, mg कोस थीटा वाला उस फॉर्मूले से भी की हेल्प से निकाल सकते हैं। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि उसमें बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है, आपको साइन थीटा कोस थीटा मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, तो आप इसी मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए वर्क डन की वैल्यू। अच्छा बेटा अभी ये 2 में हो गया। अभी तीसरा जो मैंने केस पूछा था आपसे, जो हैव टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आप सभी लोग एक बार अपने आप से सोच के देखिए कि क्या होगा वर्क डन ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बार मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा, ये आपका ब्लॉक था, ये आपका था बेटा ब्लॉक, ये था आपका 3 मीटर, ये था 4 मीटर, सॉरी ये 4 मीटर था, सॉरी ये 3 मीटर था, एंड दिस वन हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से 3 मीटर। और यहाँ पे आपका ब्लॉक था पॉइंट बी पे, ये था ए, ये था बी और ये था सी। अभी बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन जो भी प्लेन होती है उसके हमेशा बेटा परपेंडिकुलर रहता है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये मैंने आपको समझा रखा है, हमेशा ये इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ये। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस पार्टिकल ही एक्चुअली इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रहा है। Now can you please बेटा tell me what will be the angle between normal reaction और displacement? तो आप कहेंगे कि सर ये तो along the plane है, ये perpendicular to the plane है, along the plane है displacement, perpendicular to the plane है आपका क्या, normal reaction। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे normal reaction and displacement both are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप वर्क डन कितना आएगा बेटा, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा आपका, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, विल बी 0 क्यों आया बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा पार्ट 3। अभी पार्ट 4 के अंदर मैंने क्या पूछा था बेटा आपसे, वर्क डन ड्यू टू द ऑल द फोर्सेज। तो आप क्या करेंगे, जितना भी हमने वर्क डन सभी फोर्सेज की वजह से फाइंड आउट कर लिया। नॉर्मल रिएक्शन लग सकता था, mg लग सकता था, और एक एक्सटर्नल फोर्स आपका लग रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी, एक्सटर्नल फोर्स की 10 न्यूटन थी आपकी। ठीक है, तो इन सभी की वजह से हमने ऑलरेडी वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। तो नेट वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन के लिए क्या करेंगे बेटा हम, नेट वर्क डन आपका कितना आएगा, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट 50 जूल ऑलरेडी आ गया था हमारा, किसकी वजह से, 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, प्लस ग्रेविटी की वजह से आपका जो वर्क डन आया था वो कितना आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 60 जूल, और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आपका आया था 0। तो आपका वर्क डन कितना आएगा, हमेशा 110 जूल। ओके, दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप बेटा कि आप सभी को इस प्रॉब्लम की हेल्प से
हाँ, वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको पता चल गया होगा, वो आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा। ओके, तो बेटा इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। तो बेटा एक इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक करते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इससे पहले मैं आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताता हूँ। चलो ये बात बताओ, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखिए सबसे पहले, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी कुछ बच्चों कंफ्यूज हो गया होगा, सर वर्क डन से सीधा एनर्जी पे क्यों आ गए। बेटा इसका यूज होगा, वर्क डन आपका एक फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो बेटा डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा हीट एनर्जी के बारे में, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, आपने सुना होगा केमिकल एनर्जी के बारे में, आपने सुना होगा थर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत सारी टाइप की हमारी एनर्जी होती हैं, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और इन एनर्जीज को भी मैं वेरियस टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के अंदर हमारे मोस्टली दो तरह की एनर्जी, एक तरह की एनर्जी यूज होती है, मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है, तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी में आती है आपकी मोशन की वजह से एनर्जी जो होती है, मोशन और पोजीशन की वजह से। तो एक तो आपकी आती है मैकेनिकल एनर्जी में क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या आती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी अगर आपसे कोई भी पूछ रहे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी में आपके दिमाग में बेटा एक चीज जानी चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बाद में देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ये मोशन की वजह से होती है, आपकी मोशन की वजह से। ठीक है, अगर कोई ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो आपको उसकी बात है उसके अंदर कुछ एनर्जी है तभी वो इतनी स्पीड से जा रहा है, तो वो होगी क्या, उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और भी आपकी बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी में 2 तरह की एनर्जी आती है, एक तो होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल की मोशन की वजह से होती है, एक आती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये किसकी वजह से आती है, ये किसी पार्टिकल की पोजिशन की वजह से होती है, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी। उसकी मोशन की वजह से आपकी जो एनर्जी आती है किसी पार्टिकल के अंदर, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। बस इतना याद रखना आपको। ओके, अभी बेटा क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा बेटा, अगर मैंने बेटा आपसे पूछ लिया कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, जूल होती है आपकी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने शायद अपने प्रीवियस जो छोटी क्लास है उसमें पढ़ा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है क्या, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना।
ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है वो सुन लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, ठीक है, मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, तो मैं इस 10 जूल एनर्जी को ना तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता। मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, तो मैं इसको एक फॉर्म से दूसरे में चेंज कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैंने 2 जूल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, या फिर 4 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, या फिर हो सकता है कि 2 जूल एनर्जी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। तो इस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकता, ना ही मैं इस एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल की तरह फॉर्म में आपको दिया है। आपने जैसे देखा होगा कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जनरेटर वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर छोटी क्लास के अंदर। और इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पंप वर्क करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे घर के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक पंप घूमता है, और पंप की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, मोशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से बेटा हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे बेटा नोट डाउन करके रखिए कि ये सारी हमने जैसे फॉर्म पढ़ ली, हीट एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इसी तरह से जो वर्क डन भी आपका जो होता है, जो वर्क डन भी जो आपका होता है, ये भी एक फॉर्म होता है एनर्जी की। वर्क डन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए मैंने बताया था बेटा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है। सिमिलरली वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये भी एक तरह की फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, विच इज यूज चलो यहीं तक कर लीजिए आप, ये नोट डाउन करके रखिए कि वर्क डन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर, किसी ब्लॉक के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमने 20 जूल वर्क डन किया, जैसे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, उस ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन आया था 150 जूल आया था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 150 जूल का क्या मतलब हुआ कि हमने ब्लॉक को 150 जूल एनर्जी दे दी, है ना। वर्क डन अगर मैं कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर 20 जूल मैंने वर्क डन किया किसी ब्लॉक के ऊपर, इसका मतलब बेटा मैंने 20 जूल एनर्जी अपनी खर्च करके किसको दे दी है, उस ब्लॉक को दे दी। ओके, तो इसी तरह से वर्क डन भी क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में की जाती है, यूज में ली जाती है। ओके, तो अभी देखते हैं इसका कंसेप्ट। अच्छा बेटा, इसके बाद आप एक और पढ़ लीजिए इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी शायद आपने पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लास के अंदर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ये उसकी मोशन की वजह से एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
फॉर्म किसकी है, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है मैकेनिकल एनर्जी आपकी, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो सपोज कर लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक? तो आप कहेंगे बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज, ये आपका होगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा फॉर द टाइमिंग आप याद कर लीजिए इसको, कहां से आया ये बाद में डिस्कस करना है। फॉर द टाइमिंग आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए कि किसी पार्टिकल का जिसका मास, कोई पार्टिकल या फिर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर ये v स्पीड से आपका जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की होगी, इस पार्टिकल की कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर। ओके, ये होती है उसकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके ओके बेटा, तो अभी हम देखते हैं वर्क एनर्जी में क्या रिलेशन आता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सपोज कर लीजिए बेटा कि ये कोई ब्लॉक है m, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है आपकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इस टाइम पे u है। इसके ऊपर कोई फोर्स बेटा F लगता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स आपका F लग रहा है। तो आपको पता है F की वजह से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी, है ना। और थोड़े टाइम के बाद सपोज कर लीजिए कि ये ब्लॉक आपका पॉइंट ए पे था स्टार्टिंग के अंदर, थोड़े टाइम के बाद ये पॉइंट बी तक पहुंच गया आपका, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रखा है s। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, आपको s दे रखा है। और यहाँ पे जब ये इस पॉइंट बी तक पहुंचा तो इसकी सपोज कर लीजिए कि जो वेलोसिटी हो गई वो क्या होगी बेटा, v होगी। इस पॉइंट इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, v होगी आपकी। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक? तो आप क्या कहेंगे सर, एक्सेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो थर्ड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो बेटा थर्ड इक्वेशन से हम इसका एक्सेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस ब्लॉक का, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट s दे रखा है। तो एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना आ जाएगा बेटा, आपका एक्सेशन कितना आ जाएगा इस ब्लॉक का, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेशन आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अच्छा, अब बेटा ये तो आ गया इसके ऊपर एक्सेलेरेशन। मैंने पूछा कि इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर न्यूटन सेकंड लॉ से इसका एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ से अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, फोर्स क्या होगा, मास टाइम एक्सेलेरेशन। तो बेटा फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी m इंटू ए आ जाएगी फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और mg भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m इंटू ए आ जाएगी आपकी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्स की आपकी, मास एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है आपकी,
वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2s, ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। ओके, अब मैं बेटा क्या करना चाहता हूं, अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं व्हाट विल द वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स कितना आएगा आपका, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स आप जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ से फोर्स की बेटा वैल्यू है आ गई आपकी क्या, m v स्केयर बाई 2 माइनस यू स्केयर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट s, s से s कैंसिल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए हाफ ऑफ m, s से s कैंसिल हो जाएगा, v स्केयर माइनस हाफ ऑफ m u स्केयर, या ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन के लिए। अब देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को बेटा, हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था, ये होता है क्या आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। इस पॉइंट के ऊपर देखिए v यहाँ पे वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब हाफ एम वी स्केयर, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया है, ये क्या आपका आया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया है, माइनस हाफ एम यू स्केयर, यू क्या थी बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये क्या आया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया है। ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया, ये आपका क्या आया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया। तो वर्क डन किसकी इक्वल आया आपका, देखिए वर्क डन आपका आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इक्वल आया आपका वर्क डन। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता हूं, अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर दिया, 10 जूल वर्क डन मैंने इस ब्लॉक के ऊपर किया, तो इसका मतलब मैंने इसको 10 जूल एनर्जी दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा उस 10 जूल एनर्जी का, ये उस एनर्जी को अपनी स्पीड के अंदर चेंज कर देगा, उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कर देगा। तो यहां से देखिए ये इसकी फाइनल एनर्जी थी, ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क डन तो आपने फोर्स दिया एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये जो एनर्जी आपने दी, वर्क डन क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हम किसी भी सिस्टम को देते हैं। ओके, तो ये एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में हमने इस ब्लॉक को एनर्जी दी, और इसने क्या किया उस एनर्जी का, इसने उस एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कर लिया, है ना। तो हमने वर्क डन के फॉर्म में इसको एनर्जी दी, तो वो एनर्जी इसने एक्सेप्ट की, और इसने क्या किया उस एनर्जी को चेंज करके काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हम एक एनर्जी को दूसरी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने इसको 10 जूल एनर्जी दी, इसने क्या किया उस एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया आपका। यहाँ पे आपने देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो आया ना आपका फाइनली। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये वर्क डन तो हमने एनर्जी दी है इसको, और इसने क्या किया उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपका चेंज कर लिया। ओके, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप ऐसा लिख भी सकते हैं, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इसकी जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे डील करेंगे और कैसे हमको चीज़ों को समझना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आप यहाँ तक कर लीजिए।